फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम का एक और केस स्टडी देखने वाले हैं। इसमें हमारा एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों ही हो जाएगा। एक्सपोर्टर, कस्टमर और इंपोर्टर, तो दोनों के लिए ये केस स्टडी हो जाएगा। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में दोनों टाइप के जो है आपको दिए हुए हैं। एक्सपोर्टर का दिए से इंपोर्टर का दिया। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें बोला है, बैंक हैज़ बीन अप्रोच बाय एन एक्सपोर्टर फॉर बुकिंग अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर यूरो 1 लाख। तो 1 लाख यूरो का जो हमारा एक्सपोर्ट कस्टमर है और उसका जो है थर्ड मंथ डिलीवरी, यानी कि वो जो बिल का पेमेंट है वो 3 महीने के बाद है। और वैसे इंपोर्टर भी आ रहा है, एक इंपोर्ट कस्टमर भी, वो भी बैंक के पास आ रहा है कि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करना चाहता है। उसका अमाउंट कितना है, 2 लाख यूरो है, ठीक है। लेकिन उसका जो डिलीवरी है जो वो सेकेंड मंथ बैंक को करना है। और आपको रेट गिवन है कि जो स्पॉट रेट है यूरो और INR का वो है 54.10/20। और आपको एक्सचेंज मार्जिन भी दिया है कि इस परचेज के लिए 0.15% का एक्सचेंज मार्जिन है और सेल के लिए 0.20, यानी कि परचेज कब कर रहा है। एक्सपोर्टर के केस में बैंक हमेशा परचेज करता है, क्योंकि एक्सपोर्टर क्या करता है, सामान बना के बाहर भेजता है, बदले में फॉरेन करेंसी आती है, लेकिन वो कस्टमर के पास डायरेक्ट नहीं आती, वो बैंकों के पास आती है। फिर बैंक उस फॉरेन करेंसी को रुपी में कन्वर्ट कर देता है, यानी बैंक कस्टमर को रेट बताता है कि $1 का हम इतना आपसे लेंगे, $1 के लिए हमको कितने पैसे देंगे, 70 रुपये, कुछ भी बैंक रेट बोलेगा। और फिर उस रेट को उतने रुपये से मल्टीप्लाई करके कस्टमर के अकाउंट पे फाइनली रुपीज़ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट का। तो एक्सपोर्ट के केस में हमेशा बैंकों के पास फॉरेन करेंसी आता है। भले ही वो कस्टमर के नाम पे आ रहा है, पर बैंकों के पास फॉरेन करेंसी आ रहा है, इसीलिए फॉरेन करेंसी आएगा तो उसको बोलेंगे बाय, और फॉरेन करेंसी जाएगा तो उसको हम बोलेंगे सेल, ठीक है। तो जो हमारा एक्सपोर्ट कस्टमर है वो क्या है, बाई, यानी परचेज बाई, ये एक ही चीज़ है ना। तो परचेज के लिए या बोलिए बाई के लिए जो है 0.15% का मार्जिन लेना है, लेकिन अगर सेल होगा तो 0.20% का मार्जिन लेना है। सेल कब होगा, ये हमारी बात है। एक्सपोर्ट में हमेशा परचेज होता है, क्योंकि बैंकों के पास फॉरेन करेंसी आता है। इसी के उलट में अगर हम बात करेंगे इंपोर्ट कस्टमर की, जो दूसरा कस्टमर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या करेगा, सामान फॉरेन कंट्री से मंगवा रहा है। हमारा एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, सामान बना के फॉरेन कंट्री में भेज रहा है, इसीलिए बदले में वो डॉलर भेज रहे हैं। लेकिन हमारा इंपोर्ट कस्टमर क्या करता है, वो फॉरेन कंट्री से सामान मंगवा रहा है, बदले में वो बैंक को बोलेगा कि मेरे को इतने डॉलर का पेमेंट करना है, डॉलर यूरो कुछ भी बोलिए आप, कोई भी फॉरेन करेंसी। फिर बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा ठीक है, हम आपको $1 के लिए इतना पैसा चार्ज करेंगे, 70 रुपये, 72 रुपये, जो भी बैंक उसको बोलेगा। तो वो पैसा बैंक उसके अकाउंट से डेबिट कर लेगा और फिर उसको डॉलर यूरो जो भी है उसमें कन्वर्ट करके फॉरेन करेंसी में जहाँ भी कस्टमर ने बोला होगा वहाँ पे बैंक को जो फॉरेन करेंसी है उसको क्रेडिट कर देगा, ठीक है। तो कुल मिला के इंपोर्ट में क्या हुआ, बैंकों के पास से, ये हमारा बैंक था, तो बैंकों के पास से फॉरेन करेंसी बाहर गई, डॉलर यूरो कुछ भी है, तो बाहर जा रहा है, इसीलिए ये होता है हमारा सेल, ठीक है। तो इंपोर्ट हमेशा सेल होता है और एक्सपोर्ट में बैंकों के पास फॉरेन करेंसी आ रहा है, इसीलिए वो बाई या परचेज होता है, क्या, एक्सपोर्ट, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा लॉजिक बताया कि एक्जैक्टली होता कैसे। आप चाहे तो इस कीवर्ड्स को भी याद रख सकते हैं कि जब भी एक्सपोर्ट वाली बात की जाएगी तो हमेशा बैंकों के लिए बाई और परचेज है, और उसका लॉजिक हमने समझा क्यों, क्योंकि सामान बाहर जा रहा है, बदले में फॉरेन करेंसी बैंकों के पास आ रही है, और कोई चीज़ हमारे पास आए तो उसको क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं। और इम्पोर्ट में बैंकों के पास से कस्टमर की वजह से, यहाँ पे भी पैसा जो डॉलर था वो कस्टमर की वजह से आ रहा था, क्योंकि सामान कस्टमर बना के भेज रहा है। यहाँ पे भी जो फॉरेन करेंसी बैंकों के पास से जा रही है, ये भी कस्टमर की वजह से जा रही है। क्यों, क्योंकि कस्टमर जो है उसने इंपोर्ट किया, सामान मंगवाया फॉरेन से, तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी, तो बैंकों के पास आएगा। बैंक ये सारी सुविधा अपने कस्टमर्स को देते हैं, ठीक है। बैंक यही जो है, बैंक जो है कस्टमर सुविधा देते हैं। बैंक को अपना मार्जिन लेकिन बीच में से लेंगे, जो भी रेट होगा बैंक अपना मार्जिन अपना प्रॉफिट उसमें से लेंगे, और बैंक ये सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो जब भी हम परचेज बाई की बात करेंगे, एक्सपोर्ट वाले के लिए ये मार्जिन लगेगा और इंपोर्ट वाले के लिए, क्योंकि सेल मतलब ही हमारा इंपोर्ट होता है, वो हमने देख लिया था ना, इंपोर्ट मतलब सेल, तो इंपोर्ट वाले के लिए ये वाला मार्जिन लगेगा। फिर आपको प्रीमियम रेट भी गिवन है। पहले मंथ का प्रीमियम है 9-10। प्रीमियम कैसे हमें पता लगेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्लैश के इस तरफ का नंबर छोटा होगा, इधर का बड़ा, अगर यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ 2 होगा, या 3 लिखा है तो यहाँ 4 होगा, तो इसको बोला जाता है प्रीमियम में। ये कब का होता है, ये हमारा रेट का होता है। जैसे कि मान लीजिए जो स्पॉट रेट है, कोई भी जो प्रीमियम हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब कुछ भी हम फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करते हैं, मतलब 2 महीने में क्या रेट होगा। जैसे आज तो बैंक ने बोल दिया कि अभी एक रेडी रेट, जब बैंक ने बोला कि आज ही है, टर्म मतलब कल का रेट होगा, फिर जो थर्ड होगा वो होगा स्पॉट रेट। तो कुछ भी फ्यूचर का अगर रेट कैलकुलेट होता है, मतलब बैंक बताता है, तो वो स्पॉट को ही मतलब बेसिक मान के चलता है, ठीक है। स्पॉट रेट में ही कुछ ऐड होगा अगर प्रीमियम में है, और स्पॉट रेट में माइनस होगा अगर डिस्काउंट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें एक फॉरवर्ड यानी कि फ्यूचर का कोई एक रेट बताना है। जैसे अगर मान लीजिए स्पॉट रेट है $1 का 70, तो क्या 1 महीने बाद भी वही होगा, क्या 2 महीने बाद भी वही होगा, क्योंकि कस्टमर क्या बोल सकता है, मेरे को 2 महीने बाद का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर दीजिए, मतलब 2 महीने बाद का मेरे को रेट बता दीजिए। तो उस केस में बैंक क्या करता है कि जो भी कैलकुलेशन करता है वो स्पॉट रेट के बेसिस पे करता है, पहली बात।
और दूसरी बात, बैंक अपना बताएगा ये जो डिमांड सप्लाई फैक्टर है इस सबसे, बैंक एक रेट बता देता है और उसी रेट पे कस्टमर से भी ट्रांसफर कि पहले मंथ का अगर आप करोगे तो 9 बाई के टाइम पे हम प्रीमियम लेंगे और 10 अगर आप सेल लोगे तो तब हम आप प्रीमियम ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसमें ये चलता है। सेकेंड मंथ का 19 और 20, ये बाई ये सेल, ये बाई ये सेल, क्योंकि बैंकों का ये कंसेप्ट भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है, बाई लो सेल हाई, कि जब भी बैंक बाई करेगा तो कौन सा रेट रहेगा, कम रेट रहेगा, और अगर बैंक सेल करेगा तो सेल कैसे बैंक करेगा, हाई रेट लेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहले मंथ का कितना हो गया 9-10, दूसरे मंथ का 19-20, तीसरे मंथ का 29-30। तो बाई अगर होगा तो ये वाला वैल्यू यूज़ किया जाएगा और सेल होगा तो ये, कब, जब पहले मंथ की बात की जाएगी। तो यहाँ पे हमें कौन से मंथ की बात की जा रही है, हम दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब जो इसका क्या रेट है, मतलब एक्सपोर्ट कस्टमर का क्या रेट है वो भी सॉल्व करेंगे और इम्पोर्ट कस्टमर का क्या रेट है वो भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 बाई हम दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले एक्सपोर्ट का नंबर आया, पहले इसको देख लेते हैं। सो ये पूरा अपना हिस्ट्री लिखा, यहाँ से डायरेक्ट आते हैं। तो क्या रेट होगा, क्या रेट है हमारा, स्पॉट रेट पर हम सब कैलकुलेट करते हैं ना, कभी भी कोई भी 1 महीने का रेट, 2 महीने का रेट, तो बेसिक जो होता है वो तो स्पॉट होता ही होता है। तो वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि स्पॉट रेट में ही सारी जो फ्यूचर के रेट्स है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। वो आपको हर मंथ का प्रीमियम गिवन होगा, अगर करेंसी डिस्काउंट में जा रही है, मतलब करेंसी फॉल हो रहा है तो डिस्काउंट गिवन होगा, तो वो आपको सब क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो आपको जो रिक्वायरमेंट है आप उस मंथ का वो रेट ले लीजिए। ऐसा नहीं कि जो सारे रेट है वो सारे ही आपके काम है, नहीं, पहले मंथ का, दूसरे मंथ का, ये तो एक चार्ट है कि इसका ये रेट है, आप कौन से मंथ का रेट चाहते हैं। जैसे दुकान में बहुत टाइप के कपड़े हैं, तो ये थोड़ी कि सारे कपड़े आपके काम के, नहीं, आपको क्या चाहिए आप वो ले लीजिए। वैसे क्वेश्चन में जो पूछा होगा उस हिसाब से रेट देखेंगे, ऐसा नहीं कि जितने मंथ का गिवन है वो सारा ही हमें कैलकुलेट करना है, नहीं, वो सब हमें एक तरीके का चार्ट, एक तरीके की वैल्यू गिवन है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें से छाटेंगे और उसी को ऐड करेंगे। ठीक है, वही हमारा हिसाब होता है। तो अभी हमारा स्पॉट रेट है, कितना दिया स्पॉट रेट, और ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई भी फ्यूचर का रेट कस्टमर को बताना है तो हमेशा वो स्पॉट रेट पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, चलिए, सो 54.10 हमारा स्पॉट रेट है, तो उसको हम लिखेंगे 54.10 स्लैश 20 कैसे लिखेंगे, इसका जो 2 डिजिट है इसको रिप्लेस कर देगा, तो 54.20। तो कुल मिला के ये शॉर्ट में लिखा होता है। ठीक है, इसको हमें इस तरह से लिखना होता है, लिख लिया 54.10, 54.20। तो इसमें से एक होगा बाई रेट, एक होगा सेल रेट। तो बैंकों का ये कंसेप्ट है बाई लो सेल हाई, तो बाई रेट लो, तो दोनों में से लो रेट कौन सा है, 54.10 और 54.20 में लो रेट तो ये हो गया बाई रेट। सेल हाई मतलब जो हाई रेट है उस पर सेल करेगा, तो 54.10 ये लो है तो 54.20 हाई है, तो बाई लो सेल हाई, इसलिए बाई रेट हमारा ये आ गया 54.10 और सेलिंग रेट आ गया 54.20। हम एक्सपोर्ट सॉल्व कर रहे हैं और एक्सपोर्ट में मैंने क्या कहा था कि बाई होता है। ठीक है, बैंकों के पास फॉरेन करेंसी आ रहा होता है एक्सपोर्टर की वजह से कि उसने सामान बना के भेजा, इसलिए बैंकों के पास फॉरेन करेंसी आ रहा है, इसलिए बैंकों के लिए बाई हुआ। तो इसीलिए जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बैंकों के लिए क्या है, बाई है। रेट क्या लेगा, 50 लगाएगा, 54.10 बाई रेट लगाएगा, तो एक स्पॉट का रेट हो गया 54.10 यूरो बाई INR का रेट है। ठीक है, तो 54.10 4 डिजिट तक हम लेते हैं, जब भी हमें फॉरेक्स कैलकुलेट करना हो तो 4 डिजिट तक, तो 54.10 हम क्या करेंगे 2 जीरो यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 54.10 के पीछे 2 जीरो ऐड कर दें। अब क्या होगा, हमारा जो भी रेट है उसमें हमें क्या करना होता है, मार्जिन को देखना होता है और फिर हम अपना प्रीमियम और जो डिस्काउंट उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, आपके बहुत से क्वेश्चन में कहीं पे मार्जिन कर ले दिया, कहीं पे प्रीमियम डिस्काउंट, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना, क्योंकि मार्जिन हमेशा 10%, सॉरी नॉट 10, 0.10, 0.15, आपका जो आंसर है वो इतना क्लोज कभी नहीं रहता है कि आप जो 4 ऑप्शन है ना उसको आपको परेशानी होगी कि हमने इसको किया, तो इतना क्लोज आंसर कभी भी नहीं रहता आपके एग्जाम में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ज़्यादातर आप यही रूल फॉलो कीजिए, जो भी स्पॉट रेट है उसमें पहले आप मार्जिन माइनस कर लीजिए और फिर जो रेट निकल के आएगा उसमें हम अगर प्रीमियम है तो हम ऐड करेंगे जो भी जिस भी मंथ का प्रीमियम चाहिए, और अगर डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे जिस भी मंथ का डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, तो हम परचेस वाला सॉल्व कर रहे हैं ना, हम अपने एक्सपोर्टर को ही सॉल्व कर रहे हैं, अभी इंपोर्टर का नंबर बाद में आएगा। तो अभी एक्सपोर्टर का हमने रेट देख लिया 54.10 और 2 जीरो हमने लगा दिया। अब हमें उसका मार्जिन लेना होगा, तो मार्जिन कितना है, एक्सचेंज मार्जिन है 0.15%, कितना है 0.15%, तो इसका हमें 0.15 कैलकुलेट करना होगा। तो 54,000 का अगर हम 0.15 कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, 54,100 मल्टीप्लाई बाय 0.15%, हटा के आपका डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर में हम लिखेंगे 54,100, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर 0.15 और फिर डिवाइड का साइन 100, फिर आपको ये वैल्यू मिलेगी कैलकुलेटर में। ठीक है, तो हमने क्या किया 4 डिजिट तक ले लिया, कितना ले लिया 4 डिजिट तक, तो हमारा आ जाएगा 0.0811, तो आप यहाँ तक ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपका चलेगा, 4 डिजिट आपका चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपने कैलकुलेटर में से ये वैल्यू को माइनस करेंगे, किस वैल्यू को, 54, ये हमारा मार्जिन आ गया, 4 डिजिट तक हमें कंसिडर करना, हमने अभी कहा था ना 4 डिजिट तक, तो 0.0811। अब हम क्या करेंगे कि हम अपना जो मार्जिन है वो माइनस करेंगे। हम ये लॉजिक बहुत बार देख चुके हैं कि कभी भी बाई होता है तो बाई में बैंक क्या करता है, अपना मार्जिन में बैंक
बैंक हमेशा अपना मार्जिन माइनस इसलिए करता है क्योंकि कोई भी रेट अगर बैंक बताएगा, जैसे $1 का कुछ भी रेट बताया, उसमें अगर बैंक पहले से मार्जिन माइनस करेगा तो जो भी वैल्यू है, बाई के केस में एक्जैक्टली होता क्या है कि कस्टमर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट होने वाला होता है, डॉलर कस्टमर के नाम पे आए होते हैं और बदले में बैंक उस डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करके कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करने वाला होता है। तो बैंक जो भी डॉलर का रेट बोलेगा उस पर अपना मार्जिन पहले से माइनस करके बोलेगा, ताकि जो भी डॉलर का रेट है उसमें मार्जिन माइनस रहे और डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए पैसा। तो हमेशा बाई के केस में मार्जिन माइनस होता है और सेल के केस में मार्जिन प्लस होता है। ये कंसेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो मार्जिन कितना हमारा 0.0811, ये माइनस कर देंगे किस में से, जो भी हमारा रेट था स्पॉट रेट। तो 54,000 में से हम 0.011 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमें सिस्टम कैलकुलेटर में मिलेगी। तो ये हमारा रेट हो गया। ये कौन सा रेट है, मार्जिन के बाद हमारा नेट रेट हो गया। अब हमें अपना प्रीमियम देखना पड़ेगा, ठीक है। मार्जिन के बाद अगला काम हमारा प्रीमियम है। तो प्रीमियम कहाँ तक लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कौन से मंथ की बात हो रही है। देखिए डिलीवरी कब होनी है, जो हमारा एक्सपोर्ट कस्टमर है उनको 3rd मंथ करना है, ठीक है। 3rd मंथ, तो 3rd मंथ कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट डे भी 3rd मंथ हो सकता है, 2nd डे भी, 3rd डे भी, कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी जब बात करेंगे परचेज की तो बैंक क्या करता है कि अगर करेंसी प्रीमियम में, मतलब करेंसी बढ़ रही है 3rd मंथ में, देखिए कितना है, बाई रेट लेना ना हमें यहाँ पे, तो बाई रेट कितना होगा 29 पैसा, तो 29 पैसा ऐड होगा 3rd मंथ के लिए, और 2nd मंथ के लिए कितना ऐड होगा 19 पैसा ऐड होगा। तो बैंक इन दोनों में से क्या देगा, लिखा है कि 3rd मंथ का जो है डिलीवरी होना है, यानी कि 3rd मंथ बैंकों को पेमेंट देना है। तो 3rd मंथ में 29 पैसा ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा, जो भी रेट है ना उस पर 29 पैसा एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर बैंक 2nd मंथ का फायदा देगा तो सिर्फ 19 पैसा ऐड होगा। तो दोनों में से कस्टमर के लिए तो ये फायदेमंद है, पर इसमें बैंक का लॉस है। क्यों, क्योंकि जो 3rd मंथ है, 3rd मंथ का फर्स्ट डे भी हो सकता है, 2nd डे भी हो सकता है। तो अगर 2nd या फर्स्ट डे अगर बैंकों को पेमेंट करना है तो फिर वो पूरे मंथ का बेनिफिट क्यों दे। ये जो 29 पैसा है तो पूरे 3rd मंथ के लिए, मतलब 3rd मंथ के पहले दिन से 3rd मंथ के लास्ट डे तक पूरे महीने के लिए, पूरे महीने के लिए 29 पैसे का बेनिफिट मिलेगा, मतलब 29 पैसा प्रीमियम है। तो बैंक बोलता है कि जब भी परचेज की ट्रांजेक्शन होती है तो 3rd मंथ लिखा हुआ है, लेकिन वो कोई भी डे हो सकता है, फर्स्ट डे भी हो सकता है, इसीलिए हम पूरे 3rd मंथ का पेमेंट का बेनिफिट आपको नहीं देंगे, सिर्फ 2nd मंथ तक का ही बेनिफिट देंगे। तो इसीलिए परचेज के केस में बैंक सिर्फ 19 पैसा ऐड करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे सेल लिखा होता तो बैंक ये जो पूरा का पूरा, क्योंकि सेल लिखा होता तो बैंक ये रेट यूज़ करता ना 30, क्योंकि बाई रेट ये है, सेल रेट ये है, तो बैंक ये रेट यूज़ करता, तो बैंक ये वाला रेट लेता ना कि 20। क्यों, क्योंकि सेल के केस में बैंक क्या करता है, कस्टमर अकाउंट डेबिट करने वाला होता है, ठीक है। तो डेबिट करने वाला होता है तो ज़्यादा अमाउंट डेबिट कर पाएगा, अगर डॉलर का वैल्यू ज़्यादा रुपये आ जाएगा। अगर बैंक ये वाला ऐड करेगा तो डॉलर का वैल्यू ज़्यादा रुपये आ जाएगा। मान लीजिए $1 70 था, तो 70 में अगर बैंक 70.10 मतलब 70 रुपये 10 पैसे, अगर बैंक मान लीजिए 30 पैसा ऐड करता तो ये कितना हो जाएगा 70.40, यानी 70.40 के हिसाब से बैंक कस्टमर के अकाउंट से क्रेडिट करेगा, सॉरी डेबिट करेगा, क्योंकि सेल है। तो इसीलिए सेल के केस में बैंक मतलब ज़्यादा अमाउंट डेबिट कर पाएगा। अगर बैंक 20 पैसा लेता तो क्या होता, तो 70.10 में आप 20 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 70.30, क्योंकि 10 तो था ही स्पॉट रेट, उसमें अगर हमने दूसरा मंथ लिया होता तो 20 आ जाता, तो टोटल 30 आ गया। तो इसलिए बैंक कस्टमर के अकाउंट से 70.30 रुपये के हिसाब से डेबिट कर पाएगा, $1 70.30। लेकिन अगर बैंक 3rd महीने लेता है तो बैंक $1 70.40 रुपये के हिसाब से डेबिट कर पाएगा। तो दोनों सूरतों में ज़्यादा कब बैंक डेबिट कर पा रहा है, इस सूरत में बैंक ज़्यादा डेबिट कर पा रहा है ना। इसीलिए बैंक ये कंसेप्ट लगाता है कि अगर आपकी सेल ट्रांजेक्शन है तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि पूरे मंथ में कोई भी डे हो सकता है। जैसे हमने बोला बाई के केस में कि पहला डे हो सकता है, तो इसलिए हम पूरे मंथ का आपको कंसिडर करने को बोल रहे हैं। सेल में जैसे इसका अपोजिट होता है, बैंक बोलता है कि हम आपको पूरे मंथ का आपको जो है प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लास्ट डे ऑफ मंथ हो गया तो हमारा लॉस ना हो जाए। तो बैंक ये वाला कंसेप्ट लगाता है। तो आप शॉर्ट में बस इतना याद रखिए, कभी भी परचेज की ट्रांजेक्शन होगी तो उस केस में क्या रहेगा, अगर 3rd मंथ लिखा और आप श्योर नहीं है कि फर्स्ट डे या 2nd डे कुछ भी, तो आप 2nd मंथ तक ही लेंगे, ठीक है। अगर स्पेसिफिक डेट मेंशन है कि 10th ऑफ 3rd मंथ या 15th ऑफ 3rd मंथ, ऐसा करके साफ डेट है तो आप उस डेट के हिसाब से कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा लिखा है 1st ऑफ 3rd मंथ या 2nd ऑफ 3rd मंथ, तो 1 या 2 या 3-4 दिन के चक्कर में बैंक पूरे मंथ का आपको बेनिफिट कभी नहीं देगा, ठीक है। तो वो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो परचेज के केस में बैंक हमेशा क्या करता है, जो भी महीना होता है उससे 1 महीना पहले तक आपको बेनिफिट देगा, उस लास्ट वाले महीने का नहीं देगा। और अगर आप बैंकों से क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया, तो आपको ये रिप्लाई मिलेगा कि आपका 3rd मंथ का कुछ स्पेसिफिक नहीं है। और अगर मान लीजिए कुछ स्पेसिफिक भी हो, 1 या 2 दिन लिखा है कि 2nd ऑफ मतलब 2nd डे ऑफ 3rd मंथ, तीसरे महीने का दूसरा दिन, तब भी क्या 2 दिन के लिए बैंक आपको पूरे महीने का बेनिफिट क्यों देगा, 2 दिन के लिए बैंक आपको पूरे मंथ का बेनिफिट नहीं देगा। तो बैंक आपको ये बोलता है कि 1 या 2 दिन के लिए आपको पूरे मंथ का बेनिफिट नहीं दे सकते। लेकिन अगर बात करें सेल की, जिसमें आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होने वाला था, उस केस में बैंक क्या करता है, पूरा जो अमाउंट आपके अकाउंट से क्रेडिट करता है, ठीक है।
तो अगर सेल होगा तो सेल में बैंक सोचेगा कि $1 का वैल्यू ज़्यादा आए, क्यों? क्योंकि $1 अगर ज़्यादा आएगा, ज़्यादा रुपये आएगा तो बैंक आपके अकाउंट से ज़्यादा डेबिट कर पाएगा। इसीलिए सेल के केस में जो भी ज़्यादा है, यानी कि 20 और 30 में कंपेयर करना मुश्किल है ना, तो ज़्यादा कौन सा है? 30 है, तो बैंक थर्ड मंथ को ही कंसिडर करेगा। और अगर आप इसका रीज़न पूछते हो तो बैंक बोलेगा कि इसमें साफ मेंशन नहीं है, इसमें जस्ट लिखा है थर्ड मंथ, तो लास्ट डे भी हो सकता है थर्ड मंथ का, इसीलिए हमने पूरे मंथ का आपसे चार्ज किया। और अगर कस्टमर इसी के लिए क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर क्या बोलते हैं आपने सेकंड मंथ का हमें बेनिफिट क्यों दिया, थर्ड मंथ का क्यों नहीं दिया, तब आपको रिप्लाई मिलेगा कि आपका जो थर्ड मंथ है कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो फर्स्ट डे भी हो सकता है थर्ड मंथ का, तो फर्स्ट डे लिखा है तो हम आपको पूरे मंथ का बेनिफिट क्यों दें। और अगर वही बात सेल में आती है तो सेल में बैंक बोलेगा थर्ड मंथ का कोई लॉजिक नहीं, तो ये लास्ट डे भी हो सकता है, तो हमको पूरे मंथ का बेनिफिट, तो पूरे मंथ का बेनिफिट आपसे क्यों ना लें। ठीक है, इस तरह का इसमें लॉजिक आता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसमें एक्जैक्टली हुआ है। तो इसीलिए जो हमारा परचेज का ट्रांजेक्शन है उसमें थर्ड मंथ का, पूरे मंथ का बेनिफिट, परचेज में जितना भी रेट बढ़ेगा ना, डॉलर का जितना भी रुपये बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रीमियम है तो ऐड होना है, 10, 19, 20, 29, 30 तो प्रीमियम है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो होना ऐड है। तो जितना रुपये का वैल्यू बढ़ता जाएगा, मतलब ये अगर रुपये का $1 का इतना रुपये, अगर जितना इसमें रुपये ऐड होता जाएगा तो उसी को मल्टीप्लाई कीजिए डॉलर और कस्टमर के अकाउंट में वो रुपये क्रेडिट होने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए जो परचेज है तो परचेज में कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट होने वाला होता है। जो भी आप $1 का रेट बताएंगे कस्टमर को कि $1 इतने रुपये हो गया, अगर वो बढ़ेगा तो कस्टमर को उतने ज़्यादा रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि बैंकों को लॉस ना हो जाए, इसीलिए जो थर्ड मंथ है तो थर्ड मंथ का कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, तो सेकंड मंथ तक ही बेनिफिट देंगे। सेकंड मंथ का पूरे महीने का बेनिफिट ये रहेगा। तो 19 इसमें ऐड होगा, किसमें? जो भी हमारा रेट आया था। क्या रेट था इसमें हमारा? जो था हमारा 54.0189 था, तो इसमें जो है 19 ही ऐड होगा, 19 पैसा। ये 19 और 20 पैसा लिखा ना, 19 पैसा। तो 19 पैसे को आप कैसे लिख सकते हैं? 19 पैसे को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.19। ये क्या है? ये 54.0189 पैसा ना, वैसे 19 पैसे को हम लिखेंगे 0.19 और इसको भी 2 डिजिट मतलब 4 डिजिट का लेने के लिए यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, तो 19 पैसा। और ये ऐड होगा क्यों? क्योंकि प्रीमियम है, तो इसीलिए 54.0189 में हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को ऐड कर देंगे। जो हमारा रेट आया था ना मार्जिन के बाद, मार्जिन के बाद जो रेट आया था उसमें हम अपने प्रीमियम को ऐड कर देंगे सेकेंड मंथ। और इसमें ये साइड में लिखा है कि डिलीवरी इज अलाउड इन थर्ड मंथ इज प्रीमियम परचेज फॉर 2 मंथ्स ओनली, मतलब थर्ड मंथ का कुछ श्योर नहीं है, अनश्योर है, फर्स्ट डे भी हो सकता है, सेकंड डे भी, इसलिए सिर्फ सेकंड जो मंथ है वहाँ तक तो श्योर है ना कि पूरा, तो सेकंड मंथ का पूरा आपको बेनिफिट मिल गया जो कि 19 पैसा था। तो इन दोनों को ऐड करोगे आप तो ये वैल्यू मिलेगी। इसको भी राउंड ऑफ कर लीजिए। राउंड ऑफ करने का मतलब क्या हो जाएगा कि इसको हम राउंड ऑफ मतलब करेंगे 25 के मल्टीपल के बराबर, 25, 50, 75, वो मैं आपको बता दूँ ना कैसे राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? इसमें कुछ भी राउंड ऑफ करना है तो देखिए 54.2089 ये लास्ट रेट आया दोनों को ऐड करके। किन दोनों को? प्रीमियम के बाद जो वैल्यू थी, ये थी वो वैल्यू प्रीमियम के बाद, और हाँ ये रेट था प्रीमियम के बाद, और ये जो हमारा मार्जिन था, सॉरी मार्जिन सेकंड मंथ का प्रीमियम, तो दोनों को ऐड करके ये फाइनल वैल्यू आई 54.2। अब इसको राउंड ऑफ कैसे करना है? राउंड ऑफ का हमने कहा था 25 का टेबल साइड में लेके रखना, 25, 50, 75 और 100, यही होता है ना 25 का, बस ये 4 तरह से राउंड ऑफ किया जा सकता है। तो ये 89 सबसे ज़्यादा किसके पास है? 89 इसके पास तो नहीं है, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, 100 के बहुत पास है, क्योंकि 89 100 के ज़्यादा पास है, क्योंकि 89 और 100 के बीच में कितने का डिफरेंस है? सिर्फ 11 का डिफरेंस है। और अगर बात कीजिए 75 और 89 के बीच में तो कितने का डिफरेंस है? 14 का डिफरेंस है। तो ज़्यादा पास किसके हो गया? 100 के पास हो गया। तो 89 में आप 100 ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पे ऐड करेंगे, इस तरह से ऐड करेंगे। ठीक है, 54.20 तो एज इट इज़ है, लास्ट से ऐड करते हैं। अगर आपको मान लीजिए 50 ऐड करना होता तो आप कैसे ऐड करते हैं? 05, इस तरह से ऐड करते हैं। अगर आपको 25 ऐड करना होता है, आपको ऐड नहीं करना, अगर 50 लिखा होता तो आप 89 को क्या लिख देते? 50 के ज़्यादा पास, अभी तो हमारा 89, अगर मान लीजिए यहाँ पे 74 होता तो 75 हम लिख देते, तब हम कुछ ऐड नहीं करते। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हमारा 100 का राउंड है, तो उसको हम 100 के पास कैसे लिखेंगे? 54.2100। ओके, क्या आ जाएगा? 54.2100 आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू 100 के 89 के बदले 100 लिख देंगे, राउंड ऑफ का वही मतलब हो गया। तो 54.2100, तो यहाँ क्या है 54. ये आपका गलत है, 54.2100, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको राउंड ऑफ हमने कर लिया। 54.2089 जो भी 89 है ना, 89 के पास 25 के मल्टीपल में क्या होता है? 100 होता है, तो इसीलिए 089 मतलब 89 को हटा के हम 100 लिख देंगे। तो ये क्या आया? ये रेट हम अपने कस्टमर को बताएंगे, परचेज वाले कस्टमर को, कि $1 के लिए हम आपको 54.2100 रुपये देंगे। आपके कितने डॉलर है? डॉलर नहीं, सॉरी, ये यूरो, ये पूरा हम ट्रांजेक्शन यूरो में ही देख लेते ना। जो हमारा रेट है वो स्पॉट बाय यूरो और INR में, तो हमारा यूरो का ही आया कि 1 यूरो के बदले हम आपको
इतने रुपए देंगे, कितना 54.2100, इतने रुपए आपको हम 1 यूरो के लिए देंगे, ऐसा हमारा कस्टमर बोल रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कितने यूरो आपके परचेज वाला जो एक्सपोर्टर वाला उसके 1 लाख यूरो, तो 1 लाख यूरो के लिए क्या करेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 54.2100, तो जो वैल्यू आएगी उतना अमाउंट हम क्या करेंगे, कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एक्सपोर्टर है वो हमारे लिए डॉलर लेके आया, तो डॉलर के बदले हमने उसको ये रेट लगाया और ये पैसा कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसमें पूछा नहीं, इसमें बस रेट पूछा था तो ये रेट आ गया। अगर पूछेगा कितना अमाउंट कस्टमर के अकाउंट में आएगा, तो ये जो रेट है इसको हम 1 लाख डॉलर 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी तो उतना रेट आ गया, ठीक है, उतने रुपये कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ये तो हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, यानी एक्सपोर्टर का। अभी इम्पोर्टर कस्टमर भी आया है, वो लेके आया, उसका 2 लाख यूरो का है और उसका जो है डिलीवरी सेकंड मंथ होना है, और जो रेट है तो देखिए बाई के लिए हमने ये रेट लिया था 54.10, ये रेट हमने बाई के लिए लिया था। सेल के लिए हम क्या लेंगे 54.20, क्यों, क्योंकि वही कंसेप्ट हो गया बाई लो सेल है, तो एक जो यूरो है उसका रेट कितना है 54.20, ठीक है। तो 1 यूरो का रेट क्या आ गया 54.20, 4 डिजिट तक लिया तो 2 जीरो हमने ऐड कर दिया। और जैसे बाई के केस में हमारा मार्जिन माइनस होता है, ऐसे सेल के केस में क्या करते हैं प्लस करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था ना, बाई में हमेशा मार्जिन माइनस और सेल में हमेशा प्लस। तो मार्जिन कितना है, बोले सेल के लिए 0.20 का आपको मार्जिन लेना है, तो 0.20% आप कैलकुलेट कीजिए, 54.2000 का 0.20% मल्टीप्लाई कीजिए, परसेंट हटा के डिवाइड बाय 100 कीजिए, तो 54.2000 मल्टीप्लाई बाय 0.20 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ये क्या आया, ये हमारा मार्जिन आया। और मार्जिन बाई में हमेशा माइनस करते हैं, परचेज में हमेशा मार्जिन माइनस होता है, सेल में क्या होता है मार्जिन प्लस होता है, इसीलिए ये जो वैल्यू हमारे इस वैल्यू में ऐड हो जाएगी। सो 54.2000 हम अपना मार्जिन ऐड किया तो कितना आ जाएगा 54.3084, ठीक है, ये हमारा रेट आ गया। ये हमारा रेट आ चुका है। अब हमें प्रीमियम देखना पड़ेगा कि कौन से मंथ का प्रीमियम लेना पड़ेगा। तो इसमें डिलीवरी कब हो रही है, देखिए इसमें आपको बोला है कि डिलीवरी सेकंड मंथ, तो सेकंड मंथ, तो क्या सेकंड मंथ का है तो क्या पूरे मंथ का बेनिफिट देंगे, यस, पूरे मंथ का जो सेकंड मंथ का जो रेट है क्या है 20 पैसा, वही देंगे। क्या हम फर्स्ट मंथ का नहीं देंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में थर्ड मंथ हमने सेकंड मंथ का दिया, क्योंकि वो बाई था। तो बाई के केस में क्या करते हैं, जब भी करेंसी प्रीमियम में जारी होती है, मतलब फ्यूचर में ज़्यादा रेट होता है करेंसी का, क्योंकि यहाँ 19 से 29 तो डिसीजन लेना मुश्किल है। कस्टमर को बेनिफिट कब मिलेगा, 29 से मिलेगा, पर बैंकों को बेनिफिट कब मिलेगा जब 19 पे, तो बैंक अपना बेनिफिट इसमें सोचेगा। वैसे अगर बात करें 10 और 20, तो अगर आप 10 लगाओ 20 लगाओ तो ऐड हो जाएगा, जो भी आप डॉलर का रेट बोलोगे उसमें ये ऐड हो जाएगा, और ये ऐड हो जाएगा, मतलब उतना डॉलर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी उतने यूरो से वो रुपये मल्टीप्लाई करेंगे, और वो कस्टमर के अकाउंट से डेबिट होने तो बैंक कोशिश करेगा कि अपना जो प्रॉफिट है वो अच्छा रहे, ठीक है। इसीलिए भले ये सेकंड मंथ है तो पूरे सेकंड मंथ का इसमें बेनिफिट लेंगे, इसमें फर्स्ट मंथ का नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बैंक आपको ये लॉजिक देगा कि हमारा को जो सेल है हमें लॉस ना हो जाए। आपका सेकंड मंथ डिलीवरी है, लास्ट मंथ भी हो गया तो लास्ट डे ऑफ सेकंड मंथ भी हो गया, तो इसलिए हम आपको पूरे मंथ का जो बेनिफिट है वो हम आपसे चार्ज करेंगे। इस केस में बैंक चार्ज कर रहा है और इस केस में कस्टमर को पे कर रहा है। जब चार्ज करने की बात होगी तो बैंक यही लॉजिक लगाएगा कि सेकेंड मंथ लिखा है, तो अगर लास्ट डे आ गया तो हम आपको पूरे मंथ का चार्ज करेंगे। इसीलिए हम आपको सिर्फ जो फर्स्ट मंथ का 10 पैसा वो क्यों चार्ज करें, क्योंकि सेकंड मंथ लिखा है तो कोई भी हो सकता है, लास्ट डे भी हो सकता है, इसलिए हम आपसे पूरे मंथ का चार्ज करेंगे। लेकिन अगर ये परचेज वाला हो जाता है जो एक्सपोर्टर वाला, तब बैंक बोलता कि हम आपसे चार्ज करेंगे नेक्स्ट मंथ का, मतलब पिछले मंथ तक का ही हम आपको पे करेंगे, इस मंथ का नहीं पे करेंगे। अगर कस्टमर उसका रीज़न पूछेगा तो बैंक बोलेगा उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, थर्ड मंथ लिखा है, तो फर्स्ट डे भी हो सकता है कि आपका जो डिलीवरी आपका जो ये है आपका बिल का, तो वो आपका फर्स्ट डे भी हो सकता है। तो क्यों उस केस में आपको पूरे मंथ का जो है बेनिफिट दें, ठीक है, यही रहता है। और इसमें बैंक के बेनिफिट लेने की बात आती है तो बैंक कहता है कि लास्ट डे ऑफ सेकंड मंथ भी हो सकता है, इसमें हम पूरे मंथ का बेनिफिट आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना, परचेज वाले केस में कभी भी ऐसा दिया हो तो प्रीमियम कुछ भी मेंशन नहीं तो पिछले मंथ का लेना है, लेकिन सेल वाले में क्या करना है उसी मंथ का लेना है, जो मंथ है उसी मंथ का लेना है। बस परचेज में आपको याद रखना है, अगर सेकंड मंथ लिखा है तो सेकंड का लेना है, थर्ड लिखा है तो थर्ड का लेना है, लेकिन अगर परचेज है तो उससे एक मंथ पहले का लेना है, जब मेंशन नहीं रहेगा, कुछ कंफर्म नहीं रहेगा कि कौन सा डेट है, बस ऐसा लिखा होगा फोर्थ मंथ फिफ्थ मंथ, तो उससे एक मंथ पहले वाला में कंसिडर करना है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, सेकेंड मंथ तक का कंसिडर किया। कितना है सेकेंड मंथ तक का रेट, 20 पैसा ना, फॉर सेकेंड मंथ के लिए 20 पैसा, तो यहाँ पे हमारा 20 पैसा आ गया। 20 पैसे को कैसे लिखेंगे, 0.20 ऐसे लिखेंगे पैसे को, और 2 जीरो में अपने आप से ऐड कर सकते हैं 0.2000, तो हमारा जो रेट है उसमें ये रेट ऐड हो जाएगा। तो 54.3084 में हमने 0.2000 ऐड किया, तो ये वैल्यू आपको फाइनली मिल जाएगी 5084। तो इसको हमें क्या करना है, इसको भी हमें नियरेस्ट जो हमारा रेट आया है इसको हमें मतलब राउंड ऑफ करना है 100 का। फिर से वही 25 का टेबल लिखेंगे, 25, 50, 75 और 100, सबसे इक्विवेलेंट कौन सा वैल्यू है 100। 84 के पास कौन सा है 100 हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो 100 वाला वैल्यू आ गया तो हम क्या लिखेंगे
यहाँ पे आ गया 54.5100। नहीं नहीं, इसमें आपका 100 नहीं है, 84 और 75 का डिफरेंस देखिए आप। 84 5084 है ना, तो 84 का 75 से डिस्टेंस देखिए कितना है, 75 85, तो ये 9 का डिस्टेंस है। और अगर हम बात करें कि जो 100 ही आगे का, तो ये पैसा क्या है, ये पैसा बैंक कस्टमर से चार्ज कर रहा है। तो चार्ज कर रहा था बैंक, कम तो चार्ज नहीं करेगा, जो राउंड ऑफ है वो थोड़ा ज़्यादा ही लेगा, ठीक है। तो 84 का जो है 25 के टेबल में ज़्यादा क्या है, 100 है, इसलिए ये 100 वाला ही चार्ज, ये कस्टमर से चार्ज करने वाला है, इसलिए बैंक आगे का जो रेट है वही कंसिडर करेगा, ठीक है। पीछे बैंक क्यों जाएगा, क्योंकि फिर बैंकों को उसमें लॉस हो जाएगा। ये तो कस्टमर के अकाउंट से डेबिट होने वाला है। ये कौन सा रेट है, ये हमारा सेलिंग वाला रेट है, मतलब इंपोर्ट कस्टमर का, तो ये कस्टमर के अकाउंट से डेबिट होने वाला है, इसीलिए जो रेट है बैंक करेगा राउंड ऑफ में 54.5084 करके, कम ना लेके आगे का जो नंबर है वही, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू वही बैंकों से कस्टमर से चार्ज करेगा, ठीक है। तो 54.5084 इसका, 54.5100 ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, इसके साथ आपका ये वाला केस स्टडी कंप्लीट हुआ, इसको एक बार देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।